Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका एक बार फिर से इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। मित्रों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैंने लिखा है YouTube पर रीट हेतु पहली बार, रीट 2020 हेतु स्पेशल। भूलकर भी इस वीडियो को मिस मत करना, कुछ नया कुछ विशेष। साथियों, ये थंबनेल मैंने इसलिए ऐसा बनाया है ताकि आप इस वीडियो को ज़रूर देखो, क्योंकि इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके लिए शामिल किए हैं साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड के, जो क्वेश्चन बिल्कुल नए हैं और जो एग्ज़ाम में आने के बहुत ही ज़्यादा चांस है, बहुत ही ज़्यादा। और जब ये क्वेश्चन आएंगे तो आप सोचोगे कि यार ये क्वेश्चन कहाँ से बने। तो मित्रों, ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूँगा, लेकिन बीच बीच में लाना पड़ता है, क्वेश्चनों को देखना पड़ता है कि भाई कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना बाद में, और वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें साथियों। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे मित्रों। साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड सभी के क्वेश्चन इसमें शामिल है। रिफ्लेक्शन इन एक्शन का अर्थ है वह चिंतन जो शिक्षक कक्षा के अंदर करते हैं, वह चिंतन जो शिक्षक कक्षा समाप्त होने के बाद अपनी कक्षा में हुई अलग अलग प्रक्रियाओं का विश्लेषण करने और उनसे सीखने के लिए करते हैं, वह चिंतन जो बच्चा सीखने के लिए करता है, और इनमें से सभी। तो मित्रों, यहाँ पर देखिए, आपको सही आंसर देना है, लेकिन मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल नया होना चाहिए। इसका राइट आंसर आप बताओगे, लेकिन इसका राइट आंसर पहला हो सकता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, कोई सा भी हो सकता है। मित्रों, एक बार आप राइट आंसर बताइए। इसका जो सही आंसर है वो है, इसका प्रथम विकल्प भी सही है और इसका दूसरा विकल्प भी सही है। देखिए, रिफ्लेक्शन इन एक्शन के अंतर्गत जो चिंतन किया जाता है वो शिक्षक के द्वारा किया जाता है, और वो 2 प्रकार से किया जाता है। एक तो कक्षा के अंदर करते हैं शिक्षक, और दूसरा ये होता है कि जब कक्षा समाप्त हो जाती है तो कक्षा के दौरान जो अलग अलग प्रक्रिया होती है उनका विश्लेषण करने और उनसे सीखने के लिए शिक्षक चिंतन करता है। तो ये 2 प्रकार का रिफ्लेक्शन इन एक्शन का चिंतन होता है साथियों। आपका प्रथम विकल्प सही है, आपका दूसरा विकल्प भी सही है। बच्चा रिफ्लेक्शन इन एक्शन का चिंतन नहीं करता है, तो तीसरा और चौथा विकल्प इस प्रकार आपका गलत हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं मित्रों। दूसरा प्रश्न है, रिफ्लेक्शन इन एक्शन किस शिक्षाविद ने कहा? रोजर्स, जॉन ड्यूई, पियाजे और शोर्न। तो देखिए, रिफ्लेक्शन इन एक्शन के बारे में बताने वाले थे शोर्न। कौन थे साथियों? शोर्न थे। इन क्वेश्चनों को लिख लेना है आपको, क्योंकि जब एग्जाम होगा तो मेरे हिसाब से इससे ही क्वेश्चन आने के चांस है जो नए क्वेश्चन आते हैं। चौथा विकल्प आपका सही है, क्योंकि मित्रों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये क्वेश्चन मैंने कहाँ से लिए हैं। उस हिसाब से मैं एक अनुमान लगा सकता हूँ कि भाई ये क्वेश्चन आने के चांस हैं। चौथा विकल्प सही है इसमें साथियों, प्रश्न नंबर 2 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। डायरी लेखन हेतु निम्न में से क्या आवश्यक है? तो यहाँ पर तो आपको मतलब एक समझ के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर देना है। और मित्रों, ये सारे गवर्नमेंट बुक्स से लिए हैं मैंने ये क्वेश्चन। आपको विशेष तौर पे याद रखना है, जो नए क्वेश्चन बनते हैं ना, उनमें से ये क्वेश्चन लिए हैं। अपनी सोच सीमित रखना, क्योंकि समयाभाव है। अपनी सोच का दायरा बढ़ाना और समयाभाव। अपनी सोच सीमित रखना और समय निकालना। अपनी सोच का दायरा बढ़ाना और समय प्रबंधन। तो देखिए, यहाँ पर डायरी लेखन हेतु इनमें से आपका चौथा विकल्प सही है। अपनी सोच का भी दायरा बढ़ाना और समय प्रबंधन, ये दोनों चीजें ही डायरी लेखन हेतु आवश्यक होती है। आपका चौथा विकल्प यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 देखेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 4 आता है, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक और शिक्षाविद जॉन ड्यूई के अनुसार चिंतन का पहला स्तर क्या है? किसी अनुभव से उलझन में व्याकुलता महसूस करना, अनुभवों को एकत्र करना, विचारों की अभिव्यक्ति और समस्या का समाधान खोजना। तो साथियों, यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका प्रथम विकल्प सही रहेगा। किसी अनुभव से उलझन व व्याकुलता महसूस करना, कि जब आपको लगता है कि यार कोई उलझन है या व्याकुल आप होते हो, तो फिर वहाँ पर चिंतन आरंभ होता है वहाँ से, इसलिए इसको चिंतन का प्रथम स्तर माना जाता है। प्रथम विकल्प ही सही है यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, सीखने के प्रतिफल है।
प्रक्रिया आधारित जांच बिंदु जो केवल गुणात्मक तरीके से मापने योग्य होते हैं। दूसरा है प्रक्रिया आधारित जांच बिंदु जो केवल मात्रात्मक तरीके से मापने योग्य होते हैं। तीसरा है आपके प्रक्रिया और उत्पाद उन्मुक्त जांच बिंदु जो गुणात्मक व मात्रात्मक तरीके से मापने योग्य न हो। और चौथा है आपके प्रक्रिया और उत्पाद उन्मुक्त जांच बिंदु जो गुणात्मक व मात्रात्मक तरीके से मापने योग्य हो। तो मित्रों यहाँ पर सीखने के प्रतिफल के अंतर्गत आपका जो चौथा विकल्प है कि वो जांच बिंदु जो प्रक्रिया और उत्पाद दोनों पर आधारित हो और जो गुणात्मक और मात्रात्मक तरीके से भी मापने योग्य हो, वही सीखने के प्रतिफल के अंतर्गत आ जाते हैं। तो आपका चौथा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 5 में साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, कक्षा में समस्या का आधार क्या होना चाहिए? समस्या एकदम आसान हो ताकि जो विद्यार्थी हैं उनको ज़्यादा न सोचना पड़े और समय भी उनको कम लगे। दूसरा है समस्या बहुत कठिन हो ताकि वो अधिक समय तक व्यस्त रहे। तीसरा है समस्या उनके स्तर के अनुसार और अर्थपूर्ण होनी चाहिए। और चौथा है समस्या को केवल मानक विधि द्वारा हल किया जा सके, ऐसी समस्या होना चाहिए। तो साथियों यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो रहेगा आपका तीसरा विकल्प कि समस्या बच्चों के स्तर के अनुसार होनी चाहिए और अर्थपूर्ण होनी चाहिए। मित्रों यहाँ पर आपका जो विकल्प नंबर 3 है प्रश्न नंबर 6 में, समस्या उनके स्तर के अनुसार और अर्थपूर्ण होनी चाहिए कि जो बालक का स्तर है उसके अनुसार ही उसको समस्या मिले और उसका कुछ अर्थ भी होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं साथियों। 7वां प्रश्न है, किस गणितज्ञ के अनुसार हम अपने उत्तर का तर्क के साथ अवलोकन के आधार पर समानीकरण कर सकते हैं? किलपेट्रिक, रूसेल, माइकल काइनोस और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ये प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो लेवल फर्स्ट से हैं और जो लेवल सेकंड में गणित से हैं वो इस क्वेश्चन को जरूर लिखे। ये परिभाषा दी है रूसेल ने। रूसेल की जगह रसेल शब्द भी आ सकता है, रूसेल कह दो या रसेल कह दो, दोनों नाम मिलते हैं इनके। आपका दूसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 7 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8, स्थानीय मान के संदर्भ में कौन सा कथन आपको सत्य लगता है? स्थानीय मान देखकर समझा जा सकता है, स्थानीय मान बोलकर समझा जा सकता है, स्थानीय मान देखकर और बोलकर नहीं समझा जा सकता है और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इसका सही आंसर है स्थानीय मान देखकर और बोलकर नहीं समझा जा सकता है। इसके लिए हमें स्थानीय मान ज्ञात करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि देख लिया या फिर बोलने से ही आप स्थानीय मान समझ जाओ, इतने इंटेलिजेंट सभी नहीं होते हैं। तो विकल्प 3 आपका सही है यहाँ पर कि स्थानीय मान न तो देखकर न बोलकर समझा जा सकता है, इसके लिए हमें स्थानीय मान ज्ञात करना पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं साथियों। आपका 9वां प्रश्न आता है, चित्रों और प्रतीकों द्वारा समझ बनाना कहलाता है मूर्त, अमूर्त, अभिव्यक्ति और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों कोई बालक चित्रों और प्रतीकों द्वारा समझ बना रहा है तो मतलब वो अमूर्त रूप से समझ बना रहा है। वहाँ पर किस रूप से? अमूर्त रूप से। विकल्प 2 सही है आपका यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 में। इसको जरूर लिख ले साथियों, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 9 में आपका दूसरा विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 10 मित्रों 10वां प्रश्न है, किस बीमारी में एक छोटा बच्चा बूढ़ा दिखने लगता है? डिसलेक्सिया, एडीएचडी, प्रोजेरिया और डिस्थीमिया। तो देखिए यहाँ पर आपको यही बताना है कि उम्र तो कम है बालक की लेकिन फिर भी वो बूढ़ा दिखने लग रहा है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है प्रोजेरिया। विकल्प नंबर 3 आपका सही है प्रश्न नंबर 10 में। प्रोजेरिया एक बीमारी है साथियों जिसमें एक कम उम्र में ही बालक में जो मतलब उसका जो शरीर है वो ऐसा लगता है कि यार ये तो बूढ़ा हो गया कम उम्र में ही। तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 पे चलते हैं साथियों। 11वां प्रश्न आता है आपके, संरचनात्मक आकलन के लिए कौन सा एक उपयुक्त उपकरण नहीं है? दत्त कार्य, मौखिक कार्य, सत्रांत परीक्षा और प्रश्न मंच एवं पहेली। तो साथियों 2 प्रकार के आकलन होते हैं, एक तो होता है संरचनात्मक और एक होता है आपके योगात्मक। योगात्मक मतलब सेमेटिव और संरचनात्मक मतलब फॉर्मेटिव। तो मित्रों जो सेमेटिव होते हैं वो परीक्षा से संबंधित होते हैं और जो फॉर्मेटिव होते हैं वो अन्य गतिविधियों से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये परीक्षा से संबंधित है, सत्रांत परीक्षा,
इसलिए ये आपका तीसरा विकल्प सही रहेगा। सत्रांत परीक्षा आपके संरचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त नहीं है। बाकी प्रश्न मंच एवं पहेली, मौखिक कार्य, दत्त कार्य, ये सभी ही जो संरचनात्मक आकलन है उसके लिए उपयुक्त है, लेकिन तीसरा विकल्प आपका यहाँ पर सही है क्योंकि ये उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12, सीखने के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो जो कथन आपको सही लगता है उसको बता दीजिए मित्रों। बच्चों द्वारा गलतियां करना दर्शाता है कि कोई अधिगम नहीं हुआ है। सीखना उसी वातावरण में प्रभावशाली होता है जो शिक्षार्थियों के लिए संवेगात्मक, सकारात्मक और उन्हें संतुष्ट करने वाला हो। सीखना सीखने के किसी भी स्तर पर संवेगात्मक कारकों से ही प्रभावित होता है और अधिगम मूल रूप से एक मानसिक गतिविधि है। तो साथियों यहाँ पर इसका सही आंसर है आपका विकल्प नंबर 2। देखिए पहला विकल्प किस प्रकार गलत है कि अगर बालक यहाँ पर गलतियां कर रहे थे उसका मतलब ये नहीं कि कोई अधिगम नहीं हुआ, क्योंकि गलतियां भी सीखने का एक हिस्सा होती है साथियों। दूसरा ये इसलिए आपका प्रथम विकल्प गलत हो गया। दूसरा क्यों सही है? क्योंकि सीखना उसी वातावरण में प्रभावशाली होगा जहां शिक्षार्थियों के लिए संवेगात्मक, सकारात्मक और संतुष्ट करने वाला हो। तो दूसरा विकल्प तो सही हो गया आपके। तीसरा विकल्प सिर्फ संवेगात्मक कारकों से ही प्रभावित नहीं होता है, अन्य भी कारक होते हैं और मूल रूप से एक मानसिक गतिविधि है, और भी चीज़ें होती है साथियों, इसलिए आपका चौथा विकल्प भी यहाँ गलत हो जाता है। ओनली सेकंड विकल्प ही आपका सही है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत ध्यान महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षार्थी व्यक्तिगत रूप से ही सीख सकता है। मेरे ख्याल से ये ऑप्शन तो गलत है कि सिर्फ व्यक्तिगत रूप से ही थोड़ी सीखता है, सामूहिक रूप से भी सीखने वाली चीज़ें होती है। अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा कहा गया है, शायद ये विकल्प भी आपका गलत हो जाता है। इससे अध्यापक द्वारा प्रत्येक शिक्षार्थियों को अनुशासित करने का मौका मिल जाता है। तो भाई ऐसा थोड़ी है कि व्यक्तिगत रूप से ही अनुशासित कर सकते हैं, इसलिए ये विकल्प भी शायद गलत है। लेकिन चौथा विकल्प देखेंगे, बालकों का विकास भिन्न भिन्न दरों में होता है और वे भिन्न भिन्न प्रकार से सीखते हैं। ये बिल्कुल सही है कि उनका विकास अलग अलग दर से होता है और वो अलग अलग प्रकार से ही सीखते हैं, इसलिए व्यक्तिगत ध्यान देना महत्वपूर्ण होता है साथियों। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 4 आपका सही है प्रश्न नंबर 13 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14, एक क्षेत्र भ्रमण का आयोजन किया जाता है। भ्रमण हेतु, अन्य व्यक्तियों को कार्य करते हुए देखने हेतु, क्रिया का अर्थ जानने हेतु और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों देखिए, सिर्फ भ्रमण के लिए तो क्षेत्र भ्रमण का आयोजन नहीं करते हैं। आपका प्रथम विकल्प तो गलत हो गया। अब 2, 3, 4 विकल्प आपके पास है। तो मित्रों, अन्य व्यक्तियों को कार्य करने हेतु, कार्य करते हुए देखने हेतु, ये विकल्प किस प्रकार से गलत हो जाता है कि कई जगह हम जब घूमने जाते हैं तो जरूरी थोड़ी कि वहाँ कोई व्यक्ति कार्य करता है, किसी चीज़ को देखने भी तो जाते हैं। जैसे हम कोई भी किला देखने गए, वहाँ पर किला देखने गए तो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, उससे क्या मतलब, हम तो किला देखने गए ना साथियों। तो ये भी आपका विकल्प गलत हो गया। क्रिया का अर्थ जानने हेतु, मित्रों यहाँ पर आपका विकल्प नंबर 3 सही है। क्रिया का अर्थ जानने हेतु, कि हमने जो पढ़ा है या फिर हमने जो सीखा है वास्तव में क्या वो वैसा ही है, इसलिए आपका विकल्प नंबर 3 यहाँ सही है। आज का अंतिम प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी आप कर सकते हो। आज का अंतिम प्रश्न नंबर 15, खेल थेरेपी बालकों के अध्ययन में अपनाई जाती है क्योंकि शैक्षिक प्रक्रिया मनोरंजक बनाने हेतु, बालक की आंतरिक रुझान एवं अंतर्द्वंद समझने हेतु, शिक्षा को अधिक गतिविधि आधारित बनाने हेतु और शिक्षा में खेल गतिविधियों के महत्व को उजागर करने हेतु। तो साथियों, ये जो प्रश्न है, हो सकता है आपको लगता है कि मनोरंजक बनाने हेतु शैक्षिक प्रक्रिया को खेल थेरेपी बालकों के अध्ययन में अपनाई जाती है। तो मित्रों देखिए, खेल थेरेपी का सीधा सा क्या मतलब हुआ कि कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है बालकों में, नहीं तो थेरेपी शब्द का यूज क्यों होता। यहाँ पर सिर्फ यूँ आ जाता ना कि खेल का प्रयोग अध्ययन में क्यों किया जाता है। तो साथियों, यहाँ पर खेल थेरेपी आई है तो थेरेपी का सीधा सा मतलब है इलाज करना। किसी चीज़ का जब इलाज किया जाता है तो थेरेपी के माध्यम से भी किया जाता है, और खेल थेरेपी भी एक
इलाज का प्रकार है साथियों। यहाँ पर इसके माध्यम से भी बच्चों का इलाज किया जाता है। जब बालक आंतरिक रुझान और अंतर्द्वंद को समझना होता है, बालक का जो आंतरिक रुझान है बालक में जो अंतर्द्वंद उत्पन्न होते हैं, तो वो खेल थेरेपी वहाँ पर अपनाई जा सकती है साथियों। आपका दूसरा विकल्प सही है यहाँ पर। तो कमेंट करके जाए अगर कोई प्रश्न पर डाउट हो। हालांकि मैंने बहुत ही गहराई से इन प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, लेकिन फिर भी कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करके जाए साथियों। आज रीट की जो मीटिंग है उसमें जो फैसला आएगा उसकी न्यूज़ आपको पहुंचा दी जाएगी बिल्कुल सही टाइम पर और बिल्कुल सही न्यूज़। तो निश्चिंत रहिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े रहिए साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो सामान्य ज्ञान का टेस्ट नंबर 17 है वो आ रहा है, हरित क्रांति से संबंधित है और कृषि से संबंधित है, लेवल 1 और 2 के लिए। तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा।